अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद रियान अफजल फ्रॉम चैनल फिसलरेटर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की पंजाब टेक्स्ट बुक ऑफ फिज़िक्स को स्टार्ट करेंगे। आज हमने पहला चैप्टर उसका पढ़ना स्टार्ट करना है, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, मेजरमेंट्स क्या होती हैं, ये हम थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन ये बुक हम अब, जैसा कि आपको पता है कि स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने फिजिक्स को पढ़ना क्यों है, हमारा क्या मकसद है इस बुक को पढ़ने के लिए, मतलब हमें क्यों दे दी गई ये बुक। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम जानेंगे कि फिजिक्स हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ओके, तो देखें बच्चों, इंसान ना शुरू से बड़ा क्यूरियस रहा है, मतलब कि वो सवालात करता है। वो देखता है नेचर में एक चीज़ ऐसे हुई, वो फिर उसको जानने की कोशिश करता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। उसके दिमाग में खुद ब खुद सवालात जनरेट होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सवालात का फिर वो जवाब देता है। होता क्या है कि पहले वो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को कि भाई अच्छा ये हुआ। नेचर में, नेचर को देखता है, ऑब्जर्व करता है, मुशाहिदा करता है। ठीक है, तो मुशाहिदा हो गया, उसने देखा वाओ नेचर में इतना बड़ा खूबसूरत फिनोमेना हो रहा है। ठीक है, फिर वो उसकी जड़ में जाने की कोशिश करता है, रीज़न तलाश करने की कोशिश करता है, भाई ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, बच्चे अक्सर सवालात करते हैं कि भाई ये सूरज से रोशनी यहाँ तक कैसे पहुँचती है, सूरज रोशनी क्यों देता है हमें, सूरज से हीट कैसे आ रही है। बच्चों के डिफरेंट तरह के सवालात होते हैं, जैसे दिन कैसे बदलता है, रात होती है फिर दिन होता है फिर रात होती है, ये कैसे हो रहा है। कुछ इस तरह के बच्चों के सवालात होते हैं। मतलब क्यूरियोसिटी अल्लाह ने हमें हम में एक फीड कर दी, एक चीज़ बिल्ट इन सलाहियत अल्लाह ताला ने हमें दी कि वो चीज़ों को इंसान जो है वो सवालात करता है, समझने की कोशिश करता है। पहले वो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, ऑब्जर्वेशन हो गई। ठीक है, मुशाहिदा हो गया, ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद वो जाता है एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ कि भाई अच्छा मैंने ऑब्जर्व कर लिया, अब देखूं क्या अगर मैं वो दोबारा ऐसा काम करूं तो क्या वही रिजल्ट आता है। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट कर लेगा, अब तजुर्बा करके देखेगा क्या आया कि वाकई ये काम होता है या नहीं होता। इसको कहेंगे एक्सपेरिमेंटेशन। तो वो नॉलेज जो इंसान ने इकट्ठा किया है अपने मुशाहिदों से, और मुशाहिदों जो उसने कर लिया, मुशाहिदे मुशाहिदे करने के बाद फिर वो एक्सपेरिमेंट भी करे उन पे। तो मुशाहिदे और तजुर्बात, इनसे जो अखज़ होने वाला नॉलेज है वो क्या है, साइंस। तो साइंस को हम कुछ यूँ डिफाइन करेंगे कि द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज कॉल्ड साइंस। तो इसको हम साइंस कहेंगे। ठीक है, साइंस बेसिकली कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि भाई चार पांच लोग मिलके बैठ गए और उन्होंने कहा कि चलें भाई आज हमने एक नया सब्जेक्ट बनाना है, तो उन्होंने साइंस बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं। इंसान शुरू से अपने सवालों के जवाब देता है और वो नॉलेज बनता रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होता रहा है। इसी को हम साइंस कहते हैं। अगर तो वो आंसर लॉजिकल बन जाते हैं तो वो साइंस में शुमार हो जाते हैं। अगर वो इंसान लॉजिकल आंसर नहीं दे पाता तो वो कंसिडर नहीं किए जाते। ठीक है, तो इसको हम साइंस कहते हैं कि द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। अब ये जो साइंस है ना, ये वर्ड एक लातीनी जुबान का लफ्ज़ है साइंटिया, उससे माखूज किया गया है। ठीक है, द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज। ठीक है, तो लैटिन वर्ड साइंटिया जिसका मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, अब ना बच्चों ऐसे है कि शुरू से इंसान वही काम करता आ रहा है। ठीक है, तो पहले ऐसे था कि समझा जाता था कि ये इंसान जो नेचर को देखता है, ऑब्जर्व करता है, फिर उसके बारे में अपनी राय देता है, और अगर वो राय लॉजिकल होती है तो उसको वो नेचुरल फिलोसोफर बना देते थे। और वो सब्जेक्ट था नेचुरल फिलोसफी। मतलब एक सब्जेक्ट बना दिया गया था कि भाई जो भी नेचर को एक्सप्लेन करेगा, नेचर में फिनोमेना देखेगा क्या हो रहा है फिर उसको एक्सप्लेन करेगा, तो वो जो भी चीज़ एक्सप्लेनेशन के बाद आएगी उसको हम नेचुरल फिलोसफी में डाल देंगे। ये था, जब तक 18वीं सदी नहीं आई तब तक ये काम होता था। मतलब कौन सा सब्जेक्ट था, सिर्फ नेचुरल फिलोसफी। नॉट अंटिल 18th सेंचुरी, जब तक 18वीं सदी नहीं आई थी, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स,
बहुत सारे पहलू, वेरियस, बहुत सारे एस्पेक्ट्स, पहलू ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स यानी सिंपली हम ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, यानी मैं एक मटेरियल ऑब्जेक्ट हूँ, इर्द गिर्द जो मादा है उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, वेरियस एस्पेक्ट्स, बहुत सारे पहलू ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट कॉल्ड नेचुरल फिलोसफी। बहुत से पहलू से क्या मुराद है, मतलब कि अगर हम बायोलॉजिकल पहलू देखें तो वो भी नेचुरल फिलोसफी में जा रहा था, अगर हम केमिकल पहलू देखें तो वो भी नेचुरल फिलोसफी में जा रहा था, फिर अगर हम फिजिकल पहलू देखें तो वो भी नेचुरल फिलोसफी में जा रहा था। चीज़ें मिक्स हुई पड़ी थी सारी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो हम अलग-अलग जिनको जानते हैं वो पहले मिक्स हुई पड़ी थी, मतलब कि मैथमेटिक्स और फिर डिफरेंट ब्रांचेस इसी में आती जा रही थी। तो फिर क्या किया उन्होंने कि इसको ना कैटेगराइज करने के लिए उन्होंने दो स्ट्रीम्स बनाई, एक फिजिकल साइंसेज और दूसरी बायोलॉजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज क्या होती हैं, द साइंसेज विच डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब के नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे, फिजिकल साइंसेज कहेंगे। जैसे कि बल्ब हो गया, ठीक है, ये कैसे बना, इसके प्रिंसिपल क्या हैं पीछे, बल्ब बनना मतलब असूल क्या चल रहे हैं, तो इसकी स्टडी को हम फिजिकल साइंसेज में लाएंगे। ठीक है, उसी तरह बल्ब हो गया, फिर उसके बाद पंखा और इस तरह की बेशुमार चीज़ें, कारें हो गई, ओवन हो गया, रेफ्रिजरेटर वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें बेजान है ना, तो इन सब की स्टडी कहाँ जाएगी, फिजिकल साइंसेज में जाएगी। ठीक है, फिर आती हैं बायोलॉजिकल साइंसेज, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, द साइंसेज विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, तो उनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज। तो बायोलॉजिकल साइंसेज में क्या चीज़ें आएंगी, जानदारों की स्टडी, सिंपली कि जानदार किस चीज़ पर मुश्तमिल होते हैं, यानी बैक्टीरिया जानदार होते हैं, फिर इस तरह प्लांट्स जानदार हैं, इस तरह और भी डिफरेंट किस्म के जानदार पाए जाते हैं, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह वगैरह। तो उन सब जानदारों की स्टडी, जानवर हो गए, इंसान हो गए, ये सारी बायोलॉजिकल साइंसेज में आएंगी। ठीक है, तो इसके बाद टॉपिक स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स क्या चीज़ है, ठीक है, इस ये जो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है ना, ये टॉपिक हमें ये समझा देगा कि हमारे लिए फिजिक्स पढ़नी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। देखें, जैसे वर्ड साइंस है, लैटिन वर्ड से लिया गया जिसका मतलब साइंटिया था। ठीक है, साइंटिया एक वर्ड था, उससे लिया गया, उसका मतलब नॉलेज था। सेम इसी तरह फिजिक्स भी एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, फ्यूजिस, जिसका मतलब है नेचर, स्टडी ऑफ नेचर, फिजिक्स को कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, फ्यूजिस, ये ग्रीक वर्ड है, उससे ये डिराइव किया गया फिजिक्स। ठीक है, जिसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या है भाई, नेचर। तो अगर हम नेचर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अगर हम अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत को समझना चाहते हैं कि ये सारा निज़ाम चल कैसे रहा है, तो हमें फिजिक्स लाजमी तौर पर पढ़नी ही पड़ेगी। क्योंकि फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर, कुदरत की स्टडी, कुदरत को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो फिजिक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स विच मीन्स नेचर। ओके, फिर डेफिनेशन की तरफ आते हैं, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। अगर हम मोर प्रिसाइजली कहें, द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है, तो इसमें तीन मेन वर्ड्स हैं, एक तो ये मैटर, एक ये एनर्जी और इंटरेक्शन। ठीक है, ओके, तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। किसी बॉडी के पास अगर मैस है, मैस क्या चीज़ होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी, यानी किसी बॉडी के पास मटेरियल कितना है, यानी वो कितने मटेरियल से मिलके बनी होती है। ठीक है, जिस बॉडी में जितना ज़्यादा बनाने में उसको मटेरियल यूज़ होगा वो उतनी ज़्यादा मैसिव होगी। ठीक है, फ़र्ज़ करें एक घर को बनाने के लिए, अगर हम कहें कि अगर हम छोटा घर बना रहे हैं, चलो डॉल हाउस कह लें, तो अगर हम लकड़ी का घर बना रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर कम लकड़ी यूज़ हुई है तो वो घर हल्का होगा, उठाने में आराम से उठ जाएगा। ठीक है, फिर अगर वही हमें ज़्यादा लकड़ी उसमें
लगानी पड़ी किसी तरह, तो वो घर क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, मैसिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैस यानी जिसको हम केजीज में मेजर करते हैं, इन शॉर्ट हम ऐसे कह सकते हैं, वो मैस होता है, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मादा की कितनी ज़्यादा मिकदार इसमें मौजूद है किसी भी बॉडी में, वो क्या होता है, उसका मैस होता है, ठीक है। तो मैटर क्या है, एनीथिंग हैविंग मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग दैट हैज मैस एंड occupies space is called matter। और मैंने आपको बताया कि mass क्या होता है, quantity of matter possessed by the body, ठीक है। फिर इसी तरह एनर्जी पे आते हैं। एनर्जी क्या चीज़ होती है, एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की एबिलिटी, काम करने की सलाहियत को कहते हैं हम एनर्जी। यानी एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स एबिलिटी टू डू वर्क। क्या मतलब इस बात का, आप देखें, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं मतलब कोई ना कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मूवमेंट्स कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पलके झपका रहा हूँ, मेरा दिल धड़क रहा है, फिर इसी तरह दिमाग सोच रहा है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, डिफरेंट टास्क। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे में एनर्जी है, इसी वजह से ये पॉसिबल है। अगर मेरे पास एनर्जी ना होती तो मैं ये कुछ भी काम ना कर पाता। तो एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क। जितनी ज़्यादा एनर्जी कम होगी उतना ज़्यादा बंदा थका हुआ फील होता है ना, तो एनर्जी वही होती है, एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। एंड देन इंटरएक्शन फिर आता है, फिर मैस जो मैटर है वो और उसका एनर्जी के साथ इंटरैक्शन, ये भी फिजिक्स है। पहले तो मैटर की स्टडी फिजिक्स हो गई, एनर्जी की स्टडी भी फिजिक्स हो गई। अब फिर इन दोनों, ये जब दोनों आपस में मिलजुल के काम करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे जब आपस में, तो वो स्टडी भी अब फिजिक्स में आएगी, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं, फर्ज कर लें एक पंखा है, ठीक है, मिसाल के तौर पर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करता है, वो चलता है। पंखा क्या है, मैटर है, यूज़ किसको कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो मैटर और एनर्जी ये जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो पंखा चलेगा। अब पंखा चलने से बहुत बड़ी मिकदार में फिजिक्स डेवलप हो जाती है, ठीक है। इसके पीछे भी बड़ी लंबी चौड़ी फिजिक्स है, तो मतलब वो भी स्टडी फिजिक्स में आएगी, ठीक है। इसी तरह बल्ब क्या है, सिंपली मैटर है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब बल्ब इंटरेक्ट करेंगे तो लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। हम सब जानते हैं। तो मतलब कि मैटर, एनर्जी और उसका इंटरेक्शन भी, ये सब चीज़ें कहाँ आएंगी, फिजिक्स के अंदर ही हम इनको स्टडी करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, हम चीज़ों को कैटेगराइज करते जा रहे हैं। सबसे पहले क्या थी, नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी को डिवाइड किया गया फिजिकल साइंसेज में और बायोलॉजिकल साइंसेज में, ठीक है। वर्ड साइंस यहाँ से आना शुरू हुआ, फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, ठीक है। और साइंस का मतलब क्या होता है, नॉलेज, ओके, मतलब स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब मजीद आगे फिजिकल साइंसेज में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, तो फिर 19वीं सदी में इसको थोड़ा मजीद कैटेगराइज किया गया, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में जाके फिजिकल साइंसेज को मजीद डिवाइड किया गया। कहाँ, किस चीज़ों में, किन चीज़ों में डिवाइड किया, फिजिकल साइंसेज डिवाइड हो गई फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एस्ट्रोनॉमी में, जियोलॉजी में एंड मेटेरोलॉजी में, ओके। तो फिजिक्स आई इसको डिराइव करने के बाद। डेफिनेशन हमने देख ली फिजिक्स की क्या होती है, अब बाकी चीज़ों की डेफिनेशन देखते हैं। केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर, ये चीज़, इसकी स्टडी क्या हो जाती है, केमिस्ट्री हो जाती है। मतलब केमिकल रिएक्शन होंगे, हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। फिर मैटर की खसूसियात, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो भी हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी क्या होगी, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होगी, एस्ट्रोनॉमी। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये जो हमें आसमान पे नज़र आ रहे होते हैं ना, सितारे,
सूरज और चांद, इस तरह के जो हमारे पास कह लें कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी इनसे डील करती है। फिर जियोलॉजी, जियो स्टैंड फॉर अर्थ एंड लॉजी मीन्स स्टडी को कह सकते हैं। जियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है, जमीन की अंदरूनी साख्त क्या है, तो इसको स्टडी करना जियोलॉजी में आता है। फिर मेटेरोलॉजी, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर क्या कहलाती है? मेटेरोलॉजी। फिर ना सिर्फ एटमॉस्फेयर की स्टडी बल्कि इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी होती हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, अब मौसम कैसा चल रहा है, फिर मौसम कुछ दिन बाद कैसा होगा, तो ये मौसम से भी डील करती है यही वाली ब्रांच, ठीक है, मेटेरोलॉजी। इसमें से जो फिजिक्स है ये वाली, ये मैंने आपको बताया फिजिक्स वर्ड कहाँ से निकला है, ग्रीक वर्ड फिजिक्स से, जिसका मतलब क्या होता है? नेचर। ये हमारी बुक है। तो अगर हम नेचर को स्टडी करना चाहते हैं, अगर हम नेचर को समझना चाहते हैं, तो हमें फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप इतने क्यूरियस हैं कि आप खुद को समझते हैं कि मैं नेचर को जानना चाहता हूँ, तो फिर आपके लिए फिजिक्स से बेहतर रास्ता और कोई नहीं है। अगर आप वाकई में नेचर से प्यार करने वाले हैं और नेचर आपको अच्छी लगती है, तो दिस इज द राइट पाथ, फिजिक्स। अब बच्चों, आज तक इस दुनिया में देखें, डेवलपमेंट आती गई ना वक्त के साथ साथ, तो ये डेवलपमेंट में ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन किसका है? फिजिक्स का है। कैसे? आप इर्द गिर्द अपने देख सकते हैं, कहीं पर भी आपकी नज़र जाए, जहाँ पर भी जाएगी आपकी नज़र, गारंटी से कह सकता हूँ उस टाइम वहाँ पर लाजमी तौर पे ऐसी डिवाइसेस मौजूद होंगी जो फिजिक्स के असूलों पे चल रही होंगी। आप अपने हाथ में भी इस टाइम क्या पकड़ा हो? मोबाइल या लैपटॉप होगा, या आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे होंगे, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिवाइस पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो ये वीडियो फिज़िक्स को यूज़ करते हुए मैंने बनाई। अब फिज़िक्स को यूज़ करते हुए ही आप ये वीडियो देख रहे हैं। फिज़िक्स की एप्लीकेशन है, कैमरा बना, मोबाइल फ़ोन बना और ये सारी चीज़ें बनी। तो इस तरह आप फिज़िक्स को डेली लाइफ में बारहा यूज़ करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है जिसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, हम इसको झुटला नहीं सकते कि भाई मैं नहीं करता यूज़ फिज़िक्स, ऐसा नहीं हो सकता। तो रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स इज़ ड्यू टू फिज़िक्स। पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स में जो बहुत तेज़ी से तरक्की आई है ना, वो किस वजह से है? फिज़िक्स की वजह से है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं हम। टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी है, क्या आपने साइंस पढ़ी, जो साइंस पढ़ी उसको अप्लाई कर दें, बस। जो चीज़ आप बना लेंगे साइंस को यूज़ करते हुए, वो टेक्नोलॉजी बन जाएगी, ठीक है। और आजकल अगर हम देखें, हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है, ठीक है। तो अब ये प्रोग्रेस कैसे आई? इर्द गिर्द अगर हम देखें, हम टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर किन चीज़ों को शुमार करते हैं, तो हमें अंदाज़ा होगा कि वो सारी चीज़ें फिज़िक्स के असूलों पर बनी हुई हैं। तो मतलब टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन साइंस की कौन सी ब्रांच का है? फिज़िक्स का है, ठीक है। तो आज के दौर में हम फिज़िक्स को झुटला तो बिल्कुल भी नहीं सकते। ओके, तो टेक्नोलॉजीज आर द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। टेक्नोलॉजीज क्या हैं? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का नाम है। ओके, अब स्टूडेंट्स हम बुक के हिसाब से देख लेते हैं कि बुक में कुछ एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं कि हमारी डेली लाइफ में फ़िज़िक्स कहाँ कहाँ हम देखते हैं, हम यूज़ करते हैं फ़िज़िक्स को, ठीक है। तो देखें, एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ, तो कौन सी एप्लीकेशंस हैं भाई? पुलीज़। पुलीज़ किस लिए काम आती हैं? हमारे हैवी लोड को उठाने में मदद करती हैं पुलिस, ठीक है। जो हम लोड किसी हाइट तक लेके जाना है और ऐसे ही हम नहीं लेके जा सकते, उसके लिए हम पुलिस को यूज़ करते हैं, वो हमारा काम बड़ी आसानी से कर देती हैं। इन द सेम वे इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हम यूज़ करते हैं अपने घरों में,
इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी यूजफुल थिंग है, एक ऐसी यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी मैं कहूँगा, एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें हम अपने घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं, उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके। डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज़ नहीं करेंगे, उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। जब बल्ब कर रहा होता है, ठीक है, बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, कमरा रोशन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फिर इसी तरह जो पंखा होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मैकेनिकल वर्ड जहाँ पे भी आएगा ना, मैकेनिकल वर्ड जहाँ पर भी आएगा उसका मतलब होगा मूवमेंट्स, मोशन, ठीक है। तो पंखा मूव करने लग जाता है ना जब उसको चलाते हैं, मूव करने लग जाता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है कहाँ, मैकेनिकल एनर्जी में। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हम कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी फिजिक्स की ही एप्लीकेशन है, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे 10th क्लास में मजीद कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, क्या उसके पीछे कौन से लॉज हैं फिजिक्स के, तो वो सब हम 10th क्लास में देखेंगे। फिर आगे ट्रांसपोर्टेशन, सड़क पे निकल जाएं, बाइक्स, इवन के साइकिल, बसेस, ये सारी किन असूलों में बनी हुई हैं, फिजिक्स के असूलों में बनी हुई हैं, ठीक है। एरोप्लेन्स यूज़ होते हैं, ये सब के सब फिजिक्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक अप्लायंसेस, डोमेस्टिक अप्लायंसेस यानी घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें, घरेलू अप्लायंसेस यानी ओवन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, स्टोव हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आती हैं। जैसे हम कह लें कि जैसे अभी मैंने मिसाल दी ओवन, वो हमारे लिए क्या काम करता है, हमें खाना गर्म करके देता है। कैसे बना, फिजिक्स से बना, ठीक है। इसी तरह हम वॉशिंग मशीन्स को यूज़ करते हैं, ये भी फिजिक्स के उसूलों में बनी हुई है। इन सब चीज़ों को डोमेस्टिक अप्लायंसेस कहते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन में क्या रोल है फिजिक्स का, देखें टेलीविज़न फिजिक्स के उसूलों पर बना, मोबाइल फ़ोन फिजिक्स के उसूलों पर बना, तो टेलीविज़न भी तो कम्युनिकेशन का ज़रिया है। टेलीविज़न से इन्फॉर्मेशन हम तक आती है, टेलीविज़न वन वे कम्युनिकेशन का ज़रिया है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन टू वे कम्युनिकेशन का ज़रिया है, ठीक है। इसी तरह ये जो लैपटॉप्स वगैरह हो गए ये टू वे कम्युनिकेशन का ज़रिया है। तो इस तरह फिज़िक्स हमें, ये कुछ फिज़िक्स की एप्लीकेशंस बुक में लिखी हुई हैं जहाँ फिज़िक्स हमें हेल्प करती है डेली लाइफ में, ठीक है। लेकिन जहाँ पे इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं वहाँ कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसानात ये है कि देखें फिज़िक्स ने ना इंसान की मदद की है कि वो हथियार बना सके, ठीक है। वैसे तो हथियार होते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन गलत इस्तेमाल भी होता है। तो खैर डिज़ास्टर्स ऑफ फिज़िक्स में हम लिखेंगे कि जो फिज़िक्स है उसका कंट्रीब्यूशन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी है, यानी वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की भी वजह बनी। फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं, ठीक है, और फैक्ट्रीज़ में जो मशीनरी है वो हम फिज़िक्स के असूलों पे हमने बनाई हुई है, ठीक है। सारी मशीनरी वो फ्यूल कंज्यूम करती है या कोल जलता है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो डिफरेंट केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, धुआं रिलीज़ होता है, वो सारा एटमॉस्फेयर को ख़राब करता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और डेडली वेपन्स, मोहलिक हथियार। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स को, कि ब्रांचेज क्या हैं फिज़िक्स की, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।